Hello friends, this is Sakshi and you are my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास जो मैटर है वो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, यानी कोई भी चीज़ जो कि कुछ जगह घेरे और उसका कुछ मास हो, वो क्या होती है? मैटर। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं एक टेबल। टेबल जो होती है उसका कुछ ना कुछ मास होता है, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, ये सब क्या है? उसका मास है। और साथ ही साथ जब हम उसे अपने रूम में रखते हैं तो वो कुछ जगह घेरती है, इसका मतलब टेबल क्या है? मैटर है। तो किसी भी चीज़ को मैटर बनने के लिए सिर्फ 2 कंडीशंस होती है। पहला कि जगह घेरे और दूसरा कि उसका कुछ मास हो। आगे देखते हैं। On the basis of the physical state, matter is classified as solids, liquids and gases। यानी मैटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी उसका अपीयरेंस, उसकी रिगिडिटी, इन सब बेसिस पे उसकी जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसकी बेसिस पे मैटर जो है वो 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। On the basis of chemical composition, matter can be classified as pure substance and mixture। और यही अगर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे उनको डिफ्रेंशिएट करें तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर्स। ठीक है, तो ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे बेसिस है ये हम चैप्टर 1 यानी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला डिफ्रेंशिएशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। प्योर सब्सटेंस आर आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यानी जो प्योर सब्सटेंस होते हैं या तो एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं। नाउ लेट्स सी पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकुलेट से कौन सा वर्ड आपको याद आ रहा होगा? पार्टिकल्स। यानी मैटर का एक नेचर होता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है। Particulate nature means that matter is made up of very small particles। यानी particulate nature का मतलब ये होता है कि मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और साथ ही साथ आयंस भी हो सकते हैं। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर एसोसिएटेड विद पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, यानी जो मैटर का नेचर है पार्टिकल्स वाला, उसकी बेसिस पे 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर एक मैटर या पार्टिकल्स के पास होती हैं। फर्स्ट, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ, भले ही कम हो या ज़्यादा हो, स्पेस होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो पार्टिकल्स हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करते हैं। तो 3 प्रॉपर्टी है, पहला कि उनके बीच में स्पेस है, दूसरा कि वो हमेशा मूव करते हैं, और तीसरा कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आगे देखते हैं। एक्टिविटी टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम प्रूव करेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं। तो देख लेते हैं क्या एक्टिविटी है। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल, यानी बीकर में आप थोड़ा सा पानी लीजिए और उसका लेवल मतलब मीज़र कर लीजिए। डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, फिर आप एक ग्लास रॉड की सहायता से उसमें थोड़ा सा चीनी, शक्कर या फिर आप नमक उसमें घोलिए। द सॉल्ट डिजॉल्व्स इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। आप देखोगे कि सॉल्ट जो है पानी में घुल गई है अच्छी तरह से, पर जो वाटर का लेवल है जितना पहले था उतना ही हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ? हमने शक्कर डाली तो कुछ ना कुछ तो बढ़ना चाहिए, पर नहीं बढ़ा। ऐसा क्यों होता है वो देख लेते हैं। This is because the particles of salt get into the space between the particles of water। ऐसा इसीलिए होता है कि सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, और इसी वजह से मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थी वहाँ पे वो चले गए और लेवल में राइज नहीं आया। देख सकते हैं पहले लेवल इतना था, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है, इसमें हमने शुगर डाला 1 स्पून, फिर अच्छे से हम स्टिर करेंगे, हम देखेंगे कि जब ये घुल गया है फिर भी इसके लेवल में कोई चेंज नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो छोटे छोटे स्पेसेस हैं इन्हीं के बीच में चले गए हैं शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स। सो ये एक्टिविटी हमें ये दिखाती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं।
दिस एक्टिविटी इज़ टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यानी ये एक्टिविटी जो है वो ये प्रूव करती है कि मैटर की जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। Take some water in a beaker and put a drop of blue or red ink slowly along the sides of beaker। यानी आप क्या कीजिए, एक बीकर में पानी लीजिए और फिर उसमें ब्लू या रेड किसी भी कलर का इंक धीरे धीरे डालिए। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर्स। फिर 1-2 घंटे के लिए आप उसे ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दीजिए। द इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। फिर जब 1-2 घंटे बाद आप वापस आओगे तो देखोगी कि इंक को सिर्फ आपने डाला था, स्टेड नहीं किया था, उसे मिलाया नहीं था, फिर भी जो इंक है वो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है उस वाटर के सल्यूशन में। देखिए इस तरह से सबसे पहले ये वाटर है, इसमें हमने डाई के मॉलिक्यूल्स डाले तो हमें पता है कि पार्टिकल्स जो है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो ये पार्टिकल्स मूव करके दूर दूर जाएंगे और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मैटर है पूरा, जो हमारा वाटर है, उसमें थ्रूली ये लोग मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी यही जो इंटरमिक्सिंग है जो खुद ही से होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, किसकी? डिफ्यूजन की। जब दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स जो है खुद ब खुद अपने आप से एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह डाई जो है वो पूरे सोल्यूशन में थ्रूली मिक्स हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी ये एक्टिविटी जो है वो इस बात को प्रूव करने के लिए है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। यानी 3 चीज़ें आपको लेनी है, एक आयरन नेल, ठीक है, एक चॉक का पीस और साथ ही साथ एक रबर बैंड। ठीक है, ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। यानी आप उन्हें तोड़ने की कोशिश कीजिए। जो आयरन नेल है उसे आप हैमर करके तोड़ने की कोशिश करोगे, जो चॉक है उसे आप काट के तोड़ने की कोशिश करोगे, जो रबर बैंड है उसे आप स्ट्रेच करके तोड़ने की कोशिश करोगे। यू विल सी दैट इट इज़ ईजी टू ब्रेक अ पीस ऑफ चॉक, less easy to break a rubber band and most difficult to break an iron nail। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि जो चॉक का पीस है वो तो बड़ी आसानी से टूट जाएगा, पर उससे ज़्यादा मेहनत लगेगी रबर बैंड को काटने में, और सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगेगी वो होगी आयरन नेल को काटने या तोड़ने में। दिस इज़ बिकॉज द इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर मैक्सिमम इन आयरन नेल। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय दी अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अब ये जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है ये सबसे ज़्यादा आयरन नेल में थे, यानी इन्होंने एक दूसरे को ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखा था, इसी वजह से इन्हें तोड़ना मुश्किल था। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे हम मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब देखते हैं मैटर के 3 स्टेट्स। तो मैटर जो है वो 3 अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक एक करके हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉलिड को देखते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से एक दूसरे से चिपके होते हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी उनकी एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, हम उसके शेप को चेंज नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको टेबल का एग्जांपल दिया था कि टेबल क्या है? मैटर है। तो क्या टेबल का शेप जो है वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है? क्या उसका वॉल्यूम खुद ब खुद चेंज हो जाता है? नहीं, यानी कि टेबल सॉलिड है, मैटर तो है ही पर साथ ही साथ सॉलिड भी है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, और इसके पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, यानी बीच में स्पेस कम है,
स्पेस तो कम है पर साथ ही साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे ये दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हैं वो सबसे ज़्यादा है तीनों स्टेट्स में से। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज़ मिनिमम, और इनके जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो सबसे कम है, क्योंकि इनको स्पेस ही जब कम मिली है तो ये ज़्यादा कैसे मूव करेंगे, तो बस अपनी ही जगह पे ये बस वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इनके पार्टिकल्स के बीच जो ये स्पेस होती है वो कम होती है, इसी वजह से ये बहुत ही धीरे मूव करते हैं, ठीक है, और मूवमेंट भी काफ़ी कम होती है। दे आर लीस्ट कॉम्प्रेसिबल, यानी वो सबसे कम कॉम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ लीस्ट, या इनका जो डिफ्यूज़न का रेट है वो सबसे कम है। डिफ्यूज़न क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, यानी जब दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। तो सॉलिड में जो डिफ्यूज़न का रेट होता है वो सबसे कम होता है। जैसे एक मैंने यहाँ पे एप्पल रखा है और दूसरा ऑरेंज रखा है, 2 घंटे बाद मैं आऊँगी तो क्या ये दोनों एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका डिफ्यूज़न का रेट लीस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, यानी लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप, यानी लिक्विड जो होते हैं उनका खुद का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, पर हाँ इनके पास एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे कि हमने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें हमने 50 मिलीलीटर वाटर डाला है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 50 मिलीलीटर। पर इस बीकर से जब हम निकाल के उसको बोल में रख देंगे तो बीकर में मान लीजिए अगर उसका शेप रेक्टेंगुलर था तो बोल में जाके वो सर्कुलर हो जाएगा, यानी इसका शेप डेफिनेट नहीं होगा, पर हाँ इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। यानी अगर इसमें 50 मिलीलीटर था तो जो हमारा बोल है उसमें भी ये 50 मिलीलीटर ही होगा, यानी इसको जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं उसी का शेप ये ले लेता है, क्योंकि इसके पास इसका खुद का शेप नहीं है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड्स एंड लेस देन गैसेस, यानी इसके पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो सॉलिड से तो ज़्यादा है पर गैस से कम है। और साथ ही साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो भी जो है सॉलिड से कम है पर हाँ गैसेस से ज़्यादा है, यानी अपने पार्टिकल्स को इतना मतलब पकड़ के रखता है कि सिर्फ और सिर्फ उनका फिक्स्ड वॉल्यूम है पर उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। पर सॉलिड्स ने इतनी मजबूती से पकड़ रखा है कि उनका डेफिनेट शेप भी है और साथ ही साथ डेफिनेट वॉल्यूम भी। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, यानी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो भी इंटरमीडिएट है, यानी मीडियम। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, यानी गैसेस की प्रॉपर्टी। गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी गैसेस जो होते हैं उनके पास ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, यानी जिस भी कंटेनर में हम उसे डालते हैं वो पूरी जगह को घेर लेते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, और इसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके पार्टिकल्स के बीच यानी इसकी जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा कम है, कमज़ोर है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, अभी हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जगह है, तो जब सबसे ज़्यादा जगह है तो मूवमेंट भी जो है वो सबसे ज़्यादा है। दे आर मोस्ट कॉम्प्रेसिबल, और उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो कॉम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, और उनका रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है वो भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यानी इंटरमिक्सिंग जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब एक बार तीनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक जार में हमने एक सॉलिड लिया है, इसमें लिक्विड है और इसमें गैस है, ठीक है। तो सॉलिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रिगिड होते हैं। रिगिड का मतलब क्या होता है? रिगिड का मतलब होता है कि उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि जब भी हम उसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं तो वो अपने शेप को मेंटेन कर सके, यानी अगर हम उनको पुश करें, पुल करें, फिर भी जो है उनका शेप जो है वो वही रहता है। इनके पास एक फिक्स शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिर आते हैं लिक्विड्स पे, तो लिक्विड जो होते हैं वो रिगिड नहीं होते हैं, यानी ये अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से इनके पास कोई फिक्स शेप नहीं है, पर हाँ इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर है। फिर आते हैं गैस पे, तो गैस जो होते हैं वो पूरी तरह से रिगिड नहीं होते हैं, यानी वो बिल्कुल भी अपना शेप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से उन्हें शेप ही नहीं दिया गया है और साथ ही साथ उनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती है, ठीक है।
अब हम कॉम्प्रेसिबिलिटी देखते हैं। तो सॉलिड्स जो है उनको हम पूरी तरह से कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड जो है उनको हम थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं, पर गैसेस जो है उनको हम पूरी तरह से कॉम्प्रेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी मेल्टिंग पॉइंट। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, particles begin to vibrate and move more freely. Then at a fixed temperature, the solid changes into liquid. This process is called melting or fusion. यानी जब भी हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा मूव करने लगते हैं, और ज़्यादा मूव कर रहे हैं मतलब उनके बीच का जो स्पेस है वो भी बढ़ गया है। और एक टेम्परेचर, एक कंडीशन ऐसी भी आती है, एक दौर ऐसा भी आता है कि जो सॉलिड है वो पूरी तरह से लिक्विड में बदल चुका होता है, और इसी प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं या फिर फ्यूज़न। यानी जो सॉलिड है वो किस में बदला है, लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न। नेक्स्ट देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड मेल्ट करता है वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कहलाती है। ठीक है, और हर एक सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट अलग होती है। जैसे कि हम आइस देख लेते हैं, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 के। Now let's see latent heat of fusion. The amount of heat energy required to change 1 kg of a solid into liquid at its melting point is called latent heat. यानी वो हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी हमें लगती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने में, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में बदलना। तो सॉलिड को लिक्विड में बदलने में 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में बदलने में जितना हीट लगता है वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। When we measure melting point, the tip of thermometer must be placed in water enclosed between ice particles. यानी मान लीजिए हमने बीकर में आइस पार्टिकल्स लिया, ठीक है, फिर हम उसमें थर्मोमीटर डालते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। This ensure that melting point of state with high kinetic energy is observed. Now let's see boiling point. When a liquid is heated, its particles begin to move faster, and at a particular temperature, liquid begins to boil and changes into gas. यानी जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो इसको जो पार्टिकल्स हैं वो भी तेज़ी से मूव करने लगते हैं, और एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि जो लिक्विड है वो पूरी तरह से बॉयल हो जाता है और गैस या फिर वेपर्स में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। यानी बॉइलिंग जो है वो एक बल्क फिनोमिना है। बल्क का मतलब क्या होता है, होल, यानी कि पूरा। तो बॉइलिंग जब होती है तो पूरे लिक्विड में होती है, यानी इंटायर वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का वो एक ही बार में एक ही साथ बॉयल करता है और वेपर में चेंज होता है। The temperature at which a liquid starts boiling is called its boiling point. और वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू करता है वो कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। और ये भी अलग अलग लिक्विड्स का अलग अलग होता है। जैसे कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 के। Now let's see latent heat of vaporization. The amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is called the latent heat of vaporization. यानी वो हीट एनर्जी जो कि 1 kg लिक्विड को 1 kg सॉलिड में बदलने में लगती है, 1 kg गैस में बदलने में लगती है, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड का गैस में बदलना, और लेटेंट हीट मतलब कितना हीट उसे लगता है। नाउ लेट्स सी इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। यानी जब भी हम गैसेस पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रेशर बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं तो। व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोज। यानी जब भी हम किसी भी गैस पे प्रेशर बढ़ाते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर से
पास आने लगते हैं, ठीक है। एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड, अब वो पास आने लगा तो उनके बीच का स्पेस कम हो गया और फिर वो लिक्विड में बदल जाते हैं। हेंस वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यानी कभी कभी जब हम गैसेस को लिक्विफाई यानी उन्हें साफ़ करना होता है तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं। उन पे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं। कॉम्प्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। और एक और इससे रिलेटेड ही बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं हमारे एयर में प्रेजेंट है, हम उसे एक्सेल भी करते हैं, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब सॉलिड में बदलता है तो वो कहलाता है ड्राई आइस, यानी इसमें वाटर का कोई भी रोल नहीं होता है। If the pressure is reduced, it changes directly to gas without coming into liquid state। और अगर हमने मतलब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इस पे अगर हमने प्रेशर को कम किया तो ये सीधा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, यानी ये लिक्विड फेस को स्किप कर देता है, यानी लिक्विड में जाता ही नहीं है, ठीक है। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ड्राई आइस, और इसी वजह से जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। नाउ लेट्स सी इंटर कन्वर्शन ऑफ दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम उनका इंटर कन्वर्शन देखेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में? तो हाँ, ऐसा हो सकता है, बस कुछ कंडीशंस होती है, वही अप्लाई करने से हो जाता है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव करने से मैटर का जो स्टेट्स है वो भी बदल जाता है। जिसे हम सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। सॉलिड को अगर हमने लिक्विड में बदला, कैसे बढ़ते हैं? टेम्परेचर को बढ़ा के। तो टेम्परेचर को बढ़ा के जब हम सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है फ्यूज़न, ठीक है। और वही अगर हमने लिक्विड का ही टेम्परेचर कम किया, जैसे वाटर को फ्रीजर में रख दिया और फिर उसको आइस बना दिया, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। और वही अगर लिक्विड गैस में बदलता है, किस तरह से बदलता है? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके, तो वो प्रोसेस होती है वेपराइजेशन। और वही अगर गैस लिक्विड में बदलता है, कैसे बदलता है? टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके, ऊपर हमने पढ़ा था। तो जब अगर गैस लिक्विड में बदलता है तो वो प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो गैस है वो सीधा सीधा सॉलिड में बदल जाती है और इस लिक्विड स्टेट को स्किप कर जाती है, या फिर सॉलिड जो है वो भी सीधा सीधा गैस में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट को स्किप कर देता है। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर मुझे गैस को सॉलिड में बदलना है तो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगी या फिर डिक्रीज़ करूँगी? तो इसके आंसर है टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना, यानी गैस का अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगा एंड स्किप कर देगा लिक्विड स्टेट। और कुछ ही सब्सटेंस होते हैं जो कि सब्लिमेशन को फॉलो करते हैं। जैसे आप सबके घर में आपने कपूर देखी होगी। कपूर का जब हम पहले क्या है, कपूर सॉलिड है और जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही हम उसे जलाते हैं वो सीधा गैस में बदल जाती है, वो लिक्विड स्टेट को स्किप करती है, यानी कि वो सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया और वो सीधा गैस में बदल गई, इसका मतलब वो सब्लिमेशन को फॉलो कर रही है। और वो लिक्विड स्टेट को, और जो भी सब्सटेंस जो है वो सब्लिमेशन को फॉलो करते हैं वो हमेशा अपने फेस चेंजिंग में लिक्विड को स्किप करते हैं। Now let's see sublimation. The change of state directly from solid to gas और from gas to solid is called sublimation। यानी जब भी कोई मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज करता है, या तो सॉलिड से गैस में होता है या फिर गैस से सॉलिड में होता है और लिक्विड स्टेट को स्किप करता है, तब हम उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे सॉलिड कैम्फर यानी जो हमारा कपूर है, या फिर जो अमोनियम क्लोराइड, ये भी गैस जो होती है, ये दोनों क्या है? गैसेस हैं, ठीक है। जो अमोनियम क्लोराइड है वो है हमारा गैस और जो सॉलिड कैम्फर है ये है हमारा सॉलिड। तो जब अमोनियम क्लोराइड को और कैम्फर को जब हीट करते हैं तो हमारा किस में बदल जाता है? वेपर में बदल जाता है। और अगर हमने उस वेपर को कूल किया तो वो सीधा सॉलिड में बदल जाता है, यानी वो किस स्टेट को स्किप कर रहा है? लिक्विड स्टेट को। यानी इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन।
हम एक चाइना डिश लेंगे, उसके ऊपर हम एक बीकर रखेंगे। तो जो चाइना डिश है इसमें हम थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड रखेंगे, ठीक है। फिर जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड में रखेंगे, तो जैसे हम उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड गैस में बदल जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाके जैसे उसे ठंडा टेम्परेचर मिलेगा वो वापस सॉलिड में बदल जाएगा, स्किपिंग द लिक्विड स्टेट। Now let's come to evaporation. The change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. यानी जब भी कोई लिक्विड जो है वो वेपर में बदलता है, ठीक है, बिना मतलब बॉइलिंग पॉइंट किए। एक और प्रोसेस पढ़ी थी जब लिक्विड वेपर में बदलता है, कौन सी प्रोसेस थी? बॉइलिंग प्रोसेस थी। तो बॉइलिंग प्रोसेस में ये चीज़ नेसेसरी थी कि जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, पर इवापोरेशन में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी ये प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। इवापोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, यानी जो इवापोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है, यानी वो सरफेस से रिलेट करती है। बॉइलिंग कैसी फिनोमिना थी? बल्क फिनोमिना, पर जो इवापोरेशन है वो सरफेस फिनोमिना है, यानी उसका रिलेशन सरफेस से है। पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड अब्जॉर्व एनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यानी कोई भी पार्टिकल जब रखा रहता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने घर में, मान लीजिए एक कटोरे में पानी रखा, आप 1-2 हफ्ते उसे छोड़ दीजिए, 2 हफ्ते बाद देखेंगे कि पानी जो है आधा हो गया। अब आप सोचोगे कैसे, आपने तो उसे इतना हीट दिया ही नहीं, बॉइलिंग टेम्परेचर दिया ही नहीं, फिर वो गायब कैसे हो गया, कैसे वो वेपर में बदल गया? तो वो बदला इवापोरेशन की वजह से। अब कैसे किया इवापोरेशन? अब उसे बदलना था किससे? लिक्विड से गैस में। तो उसने अपने सराउंडिंग से एनर्जी गेन की, ठीक है, यानी अपने आसपास से जहाँ से भी टेम्परेचर मिला उस टेम्परेचर को इकट्ठा किया और फिर जो है वो गैस में बदल गया। नाउ लेट्स सी फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। द रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। यानी इवापोरेशन का जो रेट है वो इन सारी बातों पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। एक एक को एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया देखते हैं। हम जब कपड़े सुखाते हैं तो हम क्या करते हैं, कपड़े को पूरा अच्छे से खोल के सुखाते हैं। क्यों? उससे हमने क्या किया, उससे हमने उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया, और सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया तो उसके अंदर जो वाटर है वो जल्दी से वेपर में बदल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। फिर टेम्परेचर क्या क्या रोल है? टेम्परेचर को हम जैसे ही बढ़ाते हैं, यानी ज़्यादा धूप निकलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो ये क्या है? टेम्परेचर। फिर आता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर, यानी एयर में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिस दिन ज़्यादा ह्यूमिड डे होता है उस दिन कपड़े जो है वो बहुत धीरे धीरे सूखते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही इतना सारा वाटर वेपर जब है तो वो और कैसे लेगा, ठीक है, इसी वजह से कपड़े जो है वो बहुत धीरे सूखते हैं। फिर लास्ट चीज़ है विंड स्पीड। तो आपने देखा होगा कि जब भी तेज़ हवा बहती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़ों में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा के साथ बह जाते हैं, तो कपड़े से वाटर चला गया, फिर सूखना कौन सी बड़ी बात है। इंक्रीज़ इन द सरफेस एरिया इंक्रीज़ द रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी उसका रेट बढ़ेगा, और अगर हमने ह्यूमिडिटी बढ़ाई तो इवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा, पर अगर हमने विंड स्पीड बढ़ाई तो इवापोरेशन का रेट वापस से बढ़ जाएगा। नाउ लेट्स सी इवापोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट, यानी इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट भी होता है, उसे भी समझ लेते हैं। When a liquid evaporates, the particles of the liquid absorb heat from the surroundings and evaporates as a result the surroundings became cooled. इन्हें अभी मैंने बताया था कि जब भी लिक्विड इवापोरेट होता है तो वो क्या करता है, अपने आसपास की सराउंडिंग में जहाँ से भी हीट मिलती है उसे इकट्ठा करता है, ठीक है, और फिर ही गैस में चेंज होता है। तो आसपास के जगह की जब सारी हीट उसने कलेक्ट कर ली है तो वहाँ का टेम्परेचर तो अपने आप कम हो जाएगा, यानी जहाँ से वो इवापोरेट होता है वो सराउंडिंग्स कूल हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल।
People sprinkle water on the roof or open ground because during evaporation water absorbs heat from surface which make the hot surface cool। यानी गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि घर के बाहर लोग जो हैं वो रूफ पे पानी छिड़कते हैं ताकि वो पानी जो है वो ऊपर इवापोरेट होने के लिए वो अपने आसपास से हीट लेगा, जिस वजह से आसपास की हीट खत्म हो जाएगी और सराउंडिंग्स या सरफेस जो है वो कूल हो जाएगा। During summer, we perspire more. A sweat absorbs heat from our body, making the body cool। यानी गर्मियों के मौसम में हमें इतना पसीना क्यों आता है? हमें पसीना आएगा, फिर वो पसीना ऊपर उड़ जाता है। हम देखते हैं कि जब हमारा पसीना सूख जाता है तो हमें थोड़ी ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि सूखने के लिए वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स यानी हमारी बॉडी से हीट ले लेगा। अब जब हीट चली गई तो हमारी बॉडी क्या फील करेगी? कूल फील करेगी। Wearing cotton clothes in summer keeps us cool because cotton absorbs sweat, and when the sweat evaporates it absorbs heat from our body, thus making the body cool। यानी गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन का कपड़ा जो है वो पसीनों को सोखता है और फिर वो पसीना जो है वो इवापोरेट होगा। अब इवापोरेट होने के लिए हमारी बॉडी से हीट लेगा, फिर हमारी बॉडी को क्या फील होगा? कोल्ड फील होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।